हेलो फ्रेंड, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा, संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व या घटक, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके व संप्रेषण की रुकावटें एवं शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षण की प्रमुख विधियों व उनके प्रतिपादकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन है, उसको आप प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रमुख शिक्षण विधियों पे, एक्टिविटी मेथड या क्रियाकलाप विधियों पे। तो कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जो कि आपके यूपी टेट या सी टेट के एग्जामिनेशन के बिहाफ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा आता है आपका यूपी टेट और सी टेट में कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं एक्टिविटी मेथड, क्रियाकलाप विधियाँ या शिक्षण विधियों में। तो सबसे पहले आपका आता है आगमन विधि और निगमन विधि। तो आगमन विधि और निगमन विधि के जन्मदाता या प्रतिपादक अरस्तु महोदय हैं। दूसरा आता है आपका प्रश्नोत्तरी विधि, जिसको सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक आपके सुकरात हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट विधि, जिसके प्रतिपादक आपके किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट आता है आपका खेल विधि, जिसके प्रतिपादक आपके कॉल्डवेल कुक हैं। नेक्स्ट आपका आता है डाल्टन प्लान विधि, जिसके प्रतिपादक आपके कुमारी हेलन पार्क हस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका हर्बर्ट विधि, जिसके प्रतिपादक आपके हर्बर्ट हैं। किंडरगार्टन विधि, जिसके प्रतिपादक आपके फ्रॉबेल हैं। मॉन्टेसरी विधि, जिसके प्रतिपादक आपके मारिया मॉन्टेसरी हैं। संवाद विधि, इनके प्रतिपादक प्लेटो हैं। ह्यूरिस्टिक विधि, इनके प्रतिपादक आपके आर्मस्ट्रांग हैं। ह्यूरिस्को का मीनिंग होता है मैं खोजता हूँ। नेक्स्ट है आपका विनेस्टिका प्लान, इसके आपके प्रतिपादक हैं डॉक्टर फॉलंटन वासवन। नेक्स्ट है चिन्हों द्वारा सीखना, इसके प्रतिपादक आपके टॉलमैन है। और लास्ट है खेल से पूर्व अभिनय, इसके प्रतिपादक आपके माल विरंस हैं। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां हैं और उनके प्रतिपादक हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये शिक्षण विधियों उनके प्रतिपादकों के। इसमें से एक क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में जरूर पूछता है। आगे चलते हैं लोग इसी क्रम में। कुछ शिक्षाविदों ने खेल विधि को बालकों के सर्वांगीण विकास तथा शिक्षण उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। क्रियाकलाप या खेल के विचार को शिक्षा के क्षेत्र में रखने वाला प्रथम शिक्षाविद कॉल्डवेल कुक थे। अब आते हैं कुछ बुक के बारे में, इंपॉर्टेंट ये भी है आपका राइटर और उनकी बुक। जॉन डीवी ने 1896 में जो बुक लिखी थी उसका नाम था स्कूल ऑफ सोसाइटी। इसमें प्रयोगात्मक विधि के बारे में कहा गया था, प्रयोगात्मक विधि के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया था कि हम करके अच्छा सीखते हैं। दूसरा बुक आपका B.S. ब्लूम का है, बेंजामिन एस ब्लूम, जिन्होंने आपका मूल्यांकन के पक्ष या शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया है और इनका बुक भी इसी नाम से है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट बुक आपके राइटर हैं पिंसेट, जिनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। ये रुचि का सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते हैं उसी क्रम में। जो हम लोग की शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग हैं। कुछ बेसिक विधियां तो आप लोग जानते ही होंगे। ऊपर जो शिक्षण विधि आप लोग पढ़ा यहाँ पे है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि। इसमें कुछ बेसिक विधियों के बारे में आप जानते होंगे। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विधियाँ जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका आता है मॉन्टेसरी विधि। ओके, प्रॉपर शो हो रहा है आप लोग को। आता पहला आपका मॉन्टेसरी विधि। इस विधि की जन्मदाता इटली की डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी थी। इसमें बच्चे जो कि विशेषकर कितने आयु वर्ग के होंगे, 3 से 7 वर्ष के जो विशेषकर बच्चे होंगे उनको शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त किया गया था मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत 3 वर्ष से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए।
इस प्रणाली का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित था: स्वयं विकास का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत एवं स्वयं शिक्षा का सिद्धांत। यानी स्वयं विकास का सिद्धांत, अपना डेवलपमेंट करना, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत और लास्ट है स्वयं शिक्षा का सिद्धांत। तो ये प्रमुख इनके सिद्धांत थे इसके मॉन्टेसरी विधि के। आगे चलते हैं हम लोग डाल्टन प्लान विधि। इस विधि के निर्माण का श्रेय अमेरिकन शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलन पारखस्ट को जाता है। डाल्टन प्लान विधि मॉन्टेसरी पद्धति को आधार मानकर बड़े बालकों यानी कि जो 9 वर्ष से अधिक के हैं उनके लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। यह विधि प्रदान की गई थी। इसमें बच्चों को निश्चित कार्य निश्चित समय तक करना होता है। डिफिनिट वर्क इन डिफिनिट टाइम पीरियड में उनको करना होता था। इंपॉर्टेंट ही लाइन है इनका। इसे प्रयोगशाला योजना भी कहा जाता है। इस विधि में निश्चित रूप में सभी स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। यह जो विधि है निश्चित रूप से सभी स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। साथ ही विद्यालय की अनेक समस्याएं जैसे भगोड़ापन, जो बच्चे भाग जाते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं, पिछड़ापन जिसमें पाया जाता है, कामचोर प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं इत्यादि से भी छुटकारा मिलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको डिफिनिट वर्क डिफिनिट टाइम पीरियड में करना होता है। तो जो भगोड़े बालक होंगे, अपराधी प्रवृत्ति के बालक होंगे, इन सब के बारे में अब एक वीडियो मेरा बना हुआ है बालक और बालक के प्रकार के बारे में, आप उनको देख सकते हो प्लेलिस्ट में। हमारे कामचोर बालक के बारे में, पिछड़े बालक के बारे में, मंदबुद्धि बालक के बारे में, इस तरह बहुत सारे वीडियो से बने हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इत्यादि से उनको छुटकारा मिलता है किस विधि से, जो कि आपके डाल्टन प्लान विधि है, जिसके प्रतिपादक आपके कुमारी हेलन पारखस्ट हैं। आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि के जन्मदाता अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक को माना गया है। WH किलपैट्रिक को माना गया है इस विधि के जन्मदाता अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री WH किलपैट्रिक को माना जाता है। शिक्षा दार्शनिक जॉन डीवी ने अपनी प्रयोजनवादी फिलॉसफी में इसको दिया था, जिसे किलपैट्रिक ने अपनी विधि में बालक को उद्देश्यपूर्ण क्रिया से शिक्षा के रूप में परिभाषित किया। प्रोजेक्ट विधि की कार्यप्रणाली की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, परिस्थिति उत्पन्न करना या परिस्थिति को प्रदान करना। दूसरा जो होगा इसका प्रोजेक्ट का चुनाव करना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट की योजना बनाना, प्रोजेक्ट की क्रियान्विति करना, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना और प्रोजेक्ट को लिखना। ये प्रोजेक्ट पद्धति की कार्यप्रणाली है, इसी के बिहार पे काम करती है। इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है आपकी प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, वो कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री WH किलपैट्रिक ने इसके प्रतिपादक हैं। आगे चलते हम लोग हैं ह्यूरिस्टिक विधि पे। यह विधि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा दी गई है, जिसको ह्यूरिस्को यानी कि मैं खोजता हूँ, आई डिस्कवर के नाम का भी उपयोग किया जाता है। इसी आधार पर इसका नाम ह्यूरिस्टिक दिया गया। बालक प्रत्येक बात की खोज करता चलता है और इस खोज से प्राप्त परिणाम पर नए सिद्धांत अथवा नियम की प्रस्तुत करता है। जो आपका ह्यूरिस्टिक विधि से कोई सिद्धांत है, स्वयं शिक्षा या स्वयं अनुभव का सिद्धांत, क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके, ह्यूरिस्टिक विधि के। स्वयं शिक्षा या स्वयं अनुभव का सिद्धांत, क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। तो ये मुख्यतः सिद्धांत आदि के हैं ह्यूरिस्टिक विधि के। इसके प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रांग है। आगे चलते हैं इसी क्रम में आता है आपका विनेटिका प्लान। इस विधि का निर्माण अमेरिकी निवासी डॉक्टर कार्लटन बासबर्न ने 1919 में किया। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ अमेरिका स्थित इलिनियास राज्य के विनेटिका नामक नगर में किया गया, इसलिए इसका नाम विनेटिका प्लान पड़ा। इस विधि में बालक के व्यक्तित्व को प्रधानता दी गई है। यह सिद्धांत इसके जो मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। पहला है बालक की क्षमताओं, योग्यताओं और
व्यक्तिगत भेदों का सिद्धांत, और दूसरा है बालक के सामाजिक वातावरण का सिद्धांत। जो बालक के सामाजिक वातावरण का सिद्धांत है वो निम्नलिखित 3 भाग में डिवाइड है। पहला, शिक्षण सामग्री का कार्य इकाई के रूप में विभाजन, निदानात्मक जांच करना एवं स्व अध्ययन एवं स्व संशोधन की सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये वेनेटिका प्लान हो गया। इसका खोज किसने किया था, इसका निर्माण किसने किया था? तो अमेरिका के निवासी डॉक्टर कार्लटन बासबर्न ने 1919 में किया था। वेनेटिका नगर जो था इसके वजह से इसका नाम वेनेटिका प्लान पड़ गया। एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आता है संवेग के बारे में, इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है। मैकडूगल जो महोदय थे उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। संवेग यानी कि इमोशन, जो कि इमोवेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या हलचल मचाना। वुडवर्थ महोदय ने इसकी परिभाषा दिया है, संवेग व्यक्ति को की उत्तेजित अवस्था है। मैकडूगल ने बताया संवेग प्रकृति का हृदय है। और मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 14 संवेगों के साथ 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। जो उनके 14 मुख्यतः संवेग हैं वो है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव और आमोद। यह मुख्यतः इनके 14 संवेग हैं। और हर संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे भय का संवेग है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन। क्रोध है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युत्सा। घृणा है तो उसकी मूल प्रवृत्ति निवृत्ति। वात्सल्य है तो संतान की कामना। कामुकता है तो काम प्रवृत्ति। आश्चर्य है तो जिज्ञासा। आत्महीनता है तो दैन्य। आत्म अभिमान है तो आत्मगौरव। एकाकीपन है तो सामूहिकता। भूख है तो भोजन की तलाश। अधिकार है तो संग्रहण। कृतिभाव है तो रचना धार्मिकता। और आमोद है तो ह्रास। ये इसकी मूल प्रवृत्तियां हैं आपका। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये तो मुख्यतः आपके शिक्षण विधियां होंगी आपकी। अब हम आते हैं संप्रेषण पे, कम्युनिकेशन। जो संप्रेषण है वो कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। संप्रेषण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण। यानी हम कह सकते हैं जो समान रूप से प्रेषित किया गया हो या समान रूप से भेजा गया हो, क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण के लिए कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कम्युनिस से हुई है। कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? कम्युनिस का तात्पर्य है सामान्य बनाने, टू मेक कॉमन से लिया जाता है। अर्थात जिस बात या तथ्य को मैं जानता हूँ या कोई अन्य जानता है, उस बात या तथ्य को दूसरों को संप्रेषित कर उसे सामान्य बना देने से है। यानी कि संप्रेषण का अर्थ हो गया परस्पर सूचनाओं, विचारों का आदान प्रदान करना, संप्रेषण कहलाता है। आते हैं संप्रेषण की कुछ परिभाषाओं पे। तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने संप्रेषण को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे एक परिभाषा है आपका E.G. मेयर के अनुसार, संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है। यानी एक व्यक्ति का विचार या सम्मति से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना क्या कहलाता है? आपका संप्रेषण कहलाता है। इसके अलावा कुछ और परिभाषा हैं। जैसे किथ डेविस के अनुसार, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं तथा समझ भेजने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका लुइस ए एलन के अनुसार, संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया रहती है। यह मुख्यतः परिभाषा हो गया आपके संप्रेषण के। बहुत सारे विद्वानों ने इसको भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। अब हम लोग आते हैं संप्रेषण की आवश्यकता और महत्व पे, कि संप्रेषण की आवश्यकता क्या है या महत्व क्या है। तो संप्रेषण की आवश्यकता महत्व में पहला बात आएगा आपका विचारों के आदान प्रदान में सुविधा। संप्रेषण से क्या होता है? विचार के आदान प्रदान में सुविधा हो जाती है। दूसरा, विरोधी विचारधाराओं की समाप्ति। जो भी निगेटिव होगा या विरोधी विचारधारा होगा वो खत्म हो जाएगा। संप्रेषण द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के मन में प्राप्त विरोधी विचारधाराएं समाप्त हो जाती है। संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में आपसी सहयोग। संप्रेषण अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य
गलतफहमी को दूर करता है। तो इससे क्या होता है, संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति होती है और आपसी सहयोग होता है उनमें। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय की स्थापना हो जाती है संप्रेषण से। प्रबंध को शक्तिशाली बनाया जा सकता है संप्रेषण के माध्यम से। अपनत्व की भावना का विकास होता है संप्रेषण के माध्यम से, और नैतिक क्षमता का विकास होता है संप्रेषण के माध्यम से आपका। तो ये सभी इसकी आवश्यकता और महत्व हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम लोग संप्रेषण के सिद्धांत पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जैसे पहला सजगता का सिद्धांत। संप्रेषणकर्ता तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला यानी कि सेंडर और रिसीवर संप्रेषण क्रिया के समय सजग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं लोग। दूसरा है योग्यता का सिद्धांत। संप्रेषण क्रिया में यह आवश्यक है कि संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्रहण करने वाला यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों क्या हो, योग्य होने चाहिए। सहभागिता का सिद्धांत। इसमें संप्रेषणकर्ता एवं ग्रहण करने वाले दोनों के मध्य सहभागिता होनी चाहिए। उचित सामग्री का सिद्धांत। संप्रेषणकर्ता को उचित सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। संप्रेषणकर्ता और ग्राहक के बीच यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच संप्रेषण की कड़ी को जोड़ने के लिए एक माध्यम होता है। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। संप्रेषण क्रिया में संप्रेषणकर्ता को संप्रेषण के बारे में उचित पृष्ठपोषण फीडबैक प्राप्त होता है। और लास्ट है सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। संप्रेषण क्रिया में ऐसे तत्व एवं परिस्थितियां कार्य करती हैं जो सहायक या बाधक भूमिका निभाने में होती हैं, जैसे शोरगुल, प्रकाश की कमी, सुनने देखने में होने वाली दिक्कत या कमियां। तो यह मुख्यतः क्या हो गया, आपके संप्रेषण के सिद्धांत हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे हम एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं पूरा। अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत। सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत। भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत। संप्रेषण में सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रभावी कारकों का सिद्धांत। संप्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत। ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट सिद्धांत हो जाएंगे। संप्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत यानी कि संप्रेषण प्राप्तकर्ता, सेंडर और रिसीवर के मध्य कड़ी को जोड़ने वाला होता है क्या, संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण माध्यम जितना अधिक उपयुक्त एवं सशक्त होगा, संप्रेषण उतना अधिक क्या होगा, प्रभावशाली होगा। प्रभावी कारकों का सिद्धांत। विभिन्न प्रकार के तथ्य एवं परिस्थितियां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इन्हीं परिस्थितियों एवं कारकों का संबंध संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता यानी सेंडर और रिसीवर दोनों से होता है। कभी यह कारक सहायक होते हैं तो कभी बाधक। जब यह कारक सहायक रूप में होते हैं तब यह शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन जब ये बाधक के रूप में रहेंगे तो क्या करेंगे, संप्रेषण को प्रभावशाली नहीं बनने देंगे आपके। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जिस समय संप्रेषण प्रक्रिया हो रही हो उस समय सेंडर और रिसीवर, संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों उत्साही, सजग व अप्रेरित रहना चाहिए। संप्रेषण में सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। संप्रेषण प्रक्रिया में बाधक व सहायक तत्व एवं परिस्थितियों का संबंध संप्रेषण स्रोत एवं ग्राहक के मध्य होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के मध्य होता है। नेक्स्ट है आपका उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत। संप्रेषण कितना प्रभावी हुआ या नहीं, इस तथ्य की जानकारी संप्रेषणकर्ता को तभी प्राप्त होगी जब संप्रेषण प्राप्त करने वाला यानी कि रिसीवर व्यक्ति से उचित पृष्ठपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। किसको, सेंडर को। नेक्स्ट है संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण की जाने वाली सामग्री की उपयुक्तता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसलिए संप्रेषण प्रक्रिया में दोनों पक्ष की भागीदारी एवं सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत। उत्तम संप्रेषण हेतु संप्रेषणकर्ता में उचित योग्यता एवं क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान
सेंडर और रिसीवर दोनों को सजग, तत्पर और प्रेरित रहना चाहिए। ये सभी क्या हो जाएगा, संप्रेषण के आवश्यक सिद्धांत हो जाएंगे आपके। अब आते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व पे या घटक पे। कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन या एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व या घटक। तो संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्व या घटक हैं। पहला हो जाएगा आपका सोर्स, यानी कि सेंडर, संदेश का स्रोत, वो व्यक्ति, शिक्षक या घटना जहाँ से संदेश निकल रहा है आपका। दूसरा हो जाएगा आपका संदेश, यानी कि जो संदेश है एक उद्दीपक, स्टिमुलस, जिसको संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। संदेश मौखिक, लिखित, सांकेतिक किसी रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट है संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश स्रोत से यानी कि सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। माध्यम प्रत्यक्षीकरण व संवेदनाएं होती हैं जो देखने वाली, सुनने वाली, स्पर्श करने वाली, स्वाद करने वाली या गंध करने वाली भी हो सकती हैं। संप्रेषण का माध्यम वह पथ है जिससे संदेश भौतिक रूप से प्रेषित किया जाता है, जैसे तार, रेडियो, स्टूडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक इत्यादि। नेक्स्ट है संकेत या प्रतीक, सिंबल। ये प्रतीक या संकेत वे हैं जो किसी अन्य चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है एनाकोडिंग। एनाकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेत या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। डिकोडिंग, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का कूटनुवाद कर संदेश प्राप्त करता है। यानी कि हम कह सकते हैं एनाकोडिंग में क्या होता है, संदेश को छुपाया जाता है, और डिकोडिंग में जो रिसीवर होता है वो उसको संदेश को डिकोड करता है, यानी संदेश को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका संदेश ग्रहण करता है, यानी रिसीवर, जिसको हम भेज रहे हैं संदेश ग्रहण करता हुआ व्यक्ति है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करता है। और लास्ट आपका आता है फीडबैक, पृष्ठपोषण। यह वह प्रत्युत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश देने वाले व्यक्ति को प्रेषित करता है। तो ये हो गया आपके संप्रेषण के आवश्यक घटक या कंपोनेंट। अब हम लोग आते हैं संप्रेषण के प्रकार पे। तो संप्रेषण के मुख्य रूप से दो प्रकार देखने को मिलते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्षेत्र के यहाँ पे अगर डिवाइड करके देखा जाए तो संप्रेषण के कुछ अन्य प्रकार आपको और मिल जाएंगे। उनका वर्गीकरण अलग तरीके से किया गया है। तो पहले हम आते हैं मुख्य जो आपके हैं शाब्दिक और अशाब्दिक, इस पर चर्चा करते हैं, फिर उस पर आएंगे हम लोग। संप्रेषण के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपका शाब्दिक संप्रेषण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। संप्रेषण प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। द फर्स्ट इज द वर्बल कम्युनिकेशन और सेकंड इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि फर्स्ट हो गया आपका शाब्दिक संप्रेषण और सेकंड क्या हो गया, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका मौखिक संप्रेषण, एक आपका होता है लिखित संप्रेषण, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो मौखिक संप्रेषण क्या है, वो संप्रेषण जो मुख से बोलकर किया जाता है उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संप्रेषक तथा संप्रेषी यानी सेंडर और रिसीवर आमने सामने हो या इतने निकट हो कि एक दूसरे को सुन सके या सुना सके। दूसरा आपका आता है लिखित संप्रेषण। जब संप्रेषण की कोई सूचना लिखित रूप में संप्रेषण की जाती है या प्रेषित की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिखित संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अशाब्दिक संप्रेषण में। तो अशाब्दिक संप्रेषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे ध्वनि संकेत या वाणी संकेत, दृष्टि संकेत यानी कि हम आँखों की भाषा कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका स्पर्श संकेत, स्पर्श करके। नेक्स्ट गंध के माध्यम से, सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट स्वाद के माध्यम से, सेंस ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट मुख मुद्रा, भावनाओं के प्रकार से। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण हो जाएंगे आपके, या अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हो जाएंगे। यानी कि ध्वनि संकेत, दृश्य संकेत, स्पर्श संकेत,
गंध संकेत, स्वाद संकेत एवं मुख मुद्रा, ये सभी किसमें हो जाएंगे? आपके अशाब्दिक संप्रेषण में हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके संप्रेषण के कुछ अन्य प्रकार होते हैं, उसको भी डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। ये देखिए, संप्रेषण के प्रकार का अन्य वर्गीकरण। संप्रेषण का एक प्रमुख वर्गीकरण उपयुक्त प्रस्तुत किया गया है। इसमें पहला आपका है संप्रेषण एवं संप्रेषी के मध्य संबंध के आधार पे, ये आपका हो जाएगा अनौपचारिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा है संचार प्रवाह के आधार पे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल और ऊपर नीचे, यानी डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और क्रॉसवाइज। जो अधोगामी होता है यानी डाउनवर्ड होगा, अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को इसमें दिया जाता है। ऊर्ध्वगामी जो होगा अधीनस्थों द्वारा अधिकारियों को होगा। समतल जो होगा वो बराबर के साथियों को, और ऊपर नीचे किसी के भी द्वारा किसी को भी दिया जा सकता है। ये सभी किसमें आएगा? संचार प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण जब करेंगे तब इसमें आएगा। व्यक्ति संख्या के आधार पे अंतर व्यक्तिगत, इंटरपर्सनल, व्यक्तिगत, पर्सनल, समूह, ग्रुप, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, ये सभी किसमें आएंगे? आपके व्यक्ति संख्या के आधार पे। और नेक्स्ट और लास्ट आपका है माध्यम के आधार पे, जिसमें आपका क्या आएगा? लिखित, मौखिक, दृश्य और आपका हाव भाव, ये सभी किसमें आ जाएंगे? माध्यम के आधार पे आ जाएंगे। तो ये आपके संप्रेषण के आपके कुछ अन्य प्रकार हो गए आपके। इसी में एक आपका और आता है क्षेत्र के आधार पे, जिसमें लोग आंतरिक एवं बाह्य कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल जो होगा परिवार या संस्था के सदस्यों के मध्य होगा, और एक्सटर्नल जो होगा वो परिवार के बाहर के व्यक्तियों या संस्था के बाहर के व्यक्तियों के मध्य जो होगा वो बाह्य कम्युनिकेशन में आते हैं आपके। तो ये आपके कुछ और संप्रेषण के प्रकार हो गए आपके। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में भी आता है, सीटेट और यूपी नेट में भी आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में। तो मुख्यतः आप याद रखिएगा जब एग्जाम में आए, दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में दो प्रकार के, मौखिक और लिखित। अशाब्दिक में आपको विभिन्न प्रकार के बता दिया गया। उसके अतिरिक्त अगर आपका कम्युनिकेशन का वर्गीकरण पूछे तो आप निम्नलिखित 5 प्रकार से बता सकते हैं। संप्रेषण एवं संप्रेषी के संबंध के आधार पे, औपचारिक, अनौपचारिक। संचार प्रवाह के आधार पे, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, ऊपर नीचे। व्यक्ति के संख्या के आधार पे, अंतर व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, समूह एवं जनसंचार। माध्यम के आधार पे लिखित, मौखिक, दृश्य, हाव भाव। क्षेत्र के आधार पे आंतरिक एवं बाह्य। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रभावी संप्रेषण के तरीकों पे आते हैं कि संप्रेषण के जो प्रभावी तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रभावी संप्रेषण का तरीका क्या है कि उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। दूसरा कि हमारा संप्रेषण प्रभावी जब होगा जब वो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य को पूर्ण करे। दूसरा निर्देशात्मक हो। तीसरा प्रेरणास्पद हो, हमें उससे मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। बाल केंद्रित हो, बच्चों के अकॉर्डिंग हो, बच्चे को केंद्र माना जाए। सुनियोजित हो, पहले से प्री प्लान्ड हो आपका। प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित हो। सक्रिय अध्यापन हो इसके अंतर्गत। क्रमबद्ध विषय वस्तु हो। सहयोग की भावना का विकास हो। पाठ की तैयारी हो। पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग किया गया हो। स्वतंत्र वातावरण हो। आत्मविश्वास को जागृत करने वाला हो। अध्यापन उपचारपूर्ण होना चाहिए। ये सभी क्या हो जाएगा? प्रभावी संप्रेषण के तरीके हो जाएंगे। यानी कि एक अच्छे संप्रेषण के लिए ये सभी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ये सभी फैक्ट उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हैं संप्रेषण की रुकावटें, संप्रेषण की कमियां, या संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, या संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्वों पे आते हैं हम लोग, जिसमें पहला हो जाएगा आपका रुचि का अभाव। दूसरा संप्रेषण सामग्री की कमी। तीसरा संप्रेषण माध्यम की कमी। नेक्स्ट भाषा की कमी, प्राप्तकर्ता संबंधी कमी, और वातावरण जन्य कमियाँ। ये सभी किस में आएंगे? आपके संप्रेषण की रुकावट के अंतर्गत आएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ गया संप्रेषण है क्या, संप्रेषण का अर्थ क्या है, संप्रेषण की परिभाषा क्या है, संप्रेषण की आवश्यकता और महत्व क्या है, संप्रेषण के सिद्धांत क्या हैं, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व क्या हैं, संप्रेषण के प्रकार क्या है, प्रभावी संप्रेषण के तरीके कौन कौन से हैं, और संप्रेषण की रुकावटें क्या है। अब आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे हम लोग।
शिक्षण के सिद्धांत पे आते हम लोग हैं। ये आगे हम लोग शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। चलिए, बहुत सारे विद्वानों ने इसके भिन्न भिन्न प्रकार से डिवाइड किए हैं। जैसे रियान ने इसके 2 प्रकार बताए हैं, एक्जियोमेटिक और इम्पेरिकल। न्यूस्मन ने बताया है 2 प्रकार के, वैज्ञानिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत। मैकिया ने भी इसके 2 वर्ग बताए हुए हैं, औपचारिक तार्किक एवं गणितीय सिद्धांत और दूसरा विवरणात्मक तथा दार्शनिक सिद्धांत। इस तरह बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है, शिक्षण के सिद्धांत के या सिद्धांत के प्रकार को। आपको हम लोग कुछ मुख्य सिद्धांत है उसका अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। पहला आता है हम लोग का क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा आता है आपका इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नेक्स्ट नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। नेक्स्ट जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका विभाजन का सिद्धांत। और शिक्षण के अधिगम आधारित कुछ विशिष्ट सिद्धांत हैं, जैसे आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविकता क्रम का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, विश्लेषण एवं संश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है, ये मुख्यतः आपके शिक्षण के सिद्धांत हो गए। करके सीखने का सिद्धांत ये क्या है, इसमें आते हैं स्टार्टिंग में लोग क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के पाठ में क्रियाशीलता उत्पन्न करनी चाहिए, शारीरिक रूप से भी क्रियाशीलता और मानसिक रूप से भी क्रियाशीलता। दूसरा है प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के स्पष्ट, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। शिक्षण का यह प्रमुख सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से तथ्यों का निर्माण करना चाहिए और उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या करता है, छात्रों के मानसिक योग्यता, निर्धारित उद्देश्य, शिक्षक की कुशलता, समयावधि, साधन की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही हमको विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हम लोग हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यता, रुचि, अभिवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, अतः शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत में है कि शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करे, अर्थात प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी शंका का समाधान कर सके। नेक्स्ट है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जो बात विद्यार्थियों की दृष्टि से जीवन उपयोगी हो अथवा जिसे वो आसानी से समझ सकें, पहचान सकें, उन माध्यम से विषय वस्तु को समझाना जाए, जिससे क्या होगा, उन्हें सीखने में सरलता होगी। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विद्यार्थियों को जो भी पाठ सामग्री पढ़ाई जाए उससे विद्यार्थियों को बार बार दोहराया जाए। इससे क्या होगा, विषय वस्तु
तथा यह मनोवैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जितनी बार हम उसको दोहराएंगे, उसकी आवृत्ति करेंगे, वो उतने अच्छे तरीके से हमको याद हो जाता है, विस्मरण नहीं होगा, अच्छे तरीके से वो स्मरण हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों से ऐसी क्रियाएं कराई जाए जो मनोरंजनपूर्ण हो तथा जो उनकी सृजनात्मक शक्ति का उचित विकास कर सके। विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमको पाठ को छोटे छोटे इकाइयों में, भागों में बांट लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, छात्रों को उसे सीखने में आसानी होगी, स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा आपके कुछ विशिष्ट सिद्धांत हैं, जिसको आत्मीयता का सिद्धांत। आत्मीयता का सिद्धांत से आशय है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य आत्मीयता या अपनेपन की भावना होना चाहिए। दूसरा है स्वाभाविकता क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का संबंध पीछे के या आगे के विषय वस्तु से होनी चाहिए और उनका क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया शिक्षक बौद्धिक सक्रियता अथवा मूल्यांकन किसी भी दृष्टि से जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर विद्यार्थी स्मृति अथवा चिंतन के आधार पर दे सके। नेक्स्ट है विश्लेषण एवं संश्लेषण का सिद्धांत। पूर्व निर्धारित उद्देश्य के न होने के कारण तथा नियमों को खंड खंड करके पता लगाना विश्लेषण कहलाता है और इन्हीं सभी कारणों को ससंगित रूप से दूर करने का प्रयास करना संश्लेषण कहलाता है। ये सभी किसके हो जाएंगे, आपके शिक्षण के अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत हो जाएंगे। तो ये आपके शिक्षण के कुछ समान सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत हो गए। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप लोग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। वीडियो आपको आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करिए कि अगला वीडियो जो मेरा आया उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, इस वीडियो का PDF फाइल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।